Hello dear students, in today's lecture we are going to discuss about the chemical bonding and molecular structure। तो यहाँ पर हम केमिकल बॉन्ड बनते कैसे हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद में कोवालेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स का ज्योमेट्री और शेप क्या होता है, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो कोवालेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल का शेप या ज्योमेट्री ये जानने के लिए हम VSEPR थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और बाद में फिर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए ये चैप्टर ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, यहाँ पर सबसे पहले हम केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि केमिकल बॉन्ड मतलब क्या होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि स्ट्रॉन्ग हैंड शेक है ना, स्ट्रॉन्ग शेक हैंड इंडिकेट्स द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो जितना ज़्यादा हम शेक हैंड स्ट्रांगली करते हैं उतना ज़्यादा उन दो हैंड्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा होता है। तो सेम इज़ द थिंग वी हैव टू अप्लाई हियर। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक साथ अगर कंबाइन होंगे तो उससे आयनिक कंपाउंड बनेगा, और ये जो आयनिक कंपाउंड बना है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रांग होता है, और इसलिए हम कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग शेक हैंड इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब यहाँ पर ये जो बॉन्ड होता है ये बनता कैसे है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। यहाँ पर ये रेड कलर का डम्बल शेप ऑर्बिटल आपको दिख रहा है जिसको हम p ऑर्बिटल कहेंगे, और यहाँ पर पीले कलर का एक डम्बल शेप्ड ऑर्बिटल दिख रहा है उसको भी हम p ऑर्बिटल कहते हैं। अब ये दोनों भी p ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग जो है वो एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है या हेड ऑन ओवरलैपिंग इन p ऑर्बिटल्स की हो रही है। तो इससे जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है जो pp ओवरलैप की वजह से यहाँ पर बना है, ऐसा हम कहेंगे। तो जब भी कोई पर्टिकुलर केमिकल बॉन्ड बनता है तब वहाँ पर हमें ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग के बारे में बताना पड़ता है। बॉन्ड ऐसा वर्ड अगर हमारे सामने आता है तो वहाँ पर हमें ये बोलना होगा कि कौन से ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग वहाँ पर हो रहा है, अगर कोवैलेंट बॉन्ड वहाँ पर बन रहा है तो। और आयनिक बॉन्ड जो होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब देखिए, वही p ऑर्बिटल अगर एक दूसरे को पैरेलल है तो ये पैरेलली भी ओवरलैप हो सकते हैं। इस तरीके के ओवरलैपिंग को हम साइडवेज ओवरलैपिंग ऐसा कहेंगे, और इसकी वजह से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम पाई बॉन्ड कहेंगे। अब ये जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। अब ये जो पाई बॉन्ड यहाँ पर बना है ये pp ओवरलैप की वजह से ही बना है। तो यहाँ पर इस पाई बॉन्ड में जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर भी हो सकती है या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के नीचे भी हो सकती है। तो इस तरीके से ये पाई बॉन्ड pp ओवरलैप की वजह से बनेगा, और ये जो pp ओवरलैप है ये पैरेलल ओवरलैपिंग की वजह से होगा या फिर साइडवेज ओवरलैपिंग की वजह से होगा, ऐसा हम कहेंगे। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ सिमिलर और डिफरेंट एलिमेंट्स और द सब्सटेंसेस। अगर मैटर सिमिलर एलिमेंट से बना है तो उसका एग्जांपल है H2 और N2। H2 ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है ये दो हाइड्रोजन एटम की वजह से बना है, और ये दोनों भी हाइड्रोजन एटम्स सेम एलिमेंट्स के हैं। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स की बात अगर हम करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। और ये जो कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स है ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स है, और उसकी वजह से ये यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो इसका मतलब मैटर इज मेड अप ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, मैटर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ द सेम एटम्स इज कॉल्ड एज द एलिमेंट। ठीक है, सब्सटेंस में अगर सेम एटम्स है तो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, एलिमेंट, ऐसा कहेंगे। अब यहाँ पर हम जानेंगे व्हाट इज एन एटम। एटम हम किसको कहेंगे। एटम इज नथिंग बट इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। और ये जो एटम होता है इट हैज़ एबिलिटी टू टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। तो एटम के बारे में तीन डिफरेंट थिंग्स हमें पता होनी चाहिए। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, जिसको इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, एंड एटम हैज़ एबिलिटी टू टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। अब ये जो पर्टिकुलर एटम होता है जिसको इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता भी है या नहीं भी होता है,
मगर ऐसे भी कुछ एटम्स है जिनको इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, जैसे कि नोबल गैस के एटम्स, नोबल गैस एलिमेंट्स जिनको इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने लर्न किया होगा कि एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर, जो जिसमें न्यूक्लियस होता है एंड दैट न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा हम कहेंगे। अब ये जो पर्टिकुलर एटम है इसको इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, एटम डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब उसका एक एक्सेप्शन है, दैट इज द नोबल गैसेस। नोबल गैस के जो एटम्स है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट होते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पर एक एटम बताया गया है। इस एटम में ये जो पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस में होते हैं, और इस न्यूक्लियस के अराउंड आपको इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हुए दिख रहे हैं ऑर्बिट में। तो इस तरीके का कंस्टिट्यूशन एटम का होता है, ऐसा हम कहेंगे। आगे हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल हम किसको कहेंगे? जैसे अभी मैंने आपको बोला कि एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, है ना, मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। सेम इज द थिंग फॉर द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इज आल्सो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। मगर यहाँ पर इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। एटम को इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मगर हर एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता ही है, ऐसा हम कहेंगे। अ ग्रुप ऑफ एटम्स एग्जिस्टिंग एज वन स्पेसीज हैविंग सेम प्रॉपर्टीज, इसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे। सो मॉलिक्यूल इज नथिंग बट इट इज द ग्रुप ऑफ एटम्स। ग्रुप ऑफ एटम्स होता है और उनके प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल मे हैव सिमिलर और डिफरेंट एटम्स कंबाइंड टुगेदर। मॉलिक्यूल बनते समय सिमिलर एटम्स एक साथ आ सकते हैं या डिफरेंट एटम्स एक साथ कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल बन सकता है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हम देखेंगे मॉलिक्यूल्स के। वाटर, ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो एलिमेंट्स होते हैं, और यहाँ पर एक इथेन का मॉलिक्यूल आपको बताया गया है, और इसमें दो तरीके के एटम्स है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो इस तरीके से ये इथेन बनेगा। ये अलग अलग एग्जांपल्स थे मॉलिक्यूल्स के। सो व्हाट इज मीन बाय केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड हम किसको कहेंगे? तो केमिकल बॉन्ड इज नथिंग बट इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पेसीज। तो अलग अलग केमिकल स्पेसीज में जो भी पर्टिकुलर वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको एक साथ बांध कर रखने का काम जो फोर्स करता है उसको हम केमिकल बॉन्ड कहेंगे। अब वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या आयंस हो सकते हैं। तो जब भी केमिकल बॉन्ड ऐसा वर्ड हमारे सामने आएगा तो हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में वहाँ पर बताना होता है। अब केमिकल बॉन्ड के कुछ एग्जांपल्स, यानी कि वाटर जो है ये कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, इसमें दो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, O और H। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर होता है, ऐसे दो OH बॉन्ड यहाँ पर होते हैं जिससे वाटर बनता है। और यहाँ पर ये जो इथेन है, इस इथेन में दो तरीके के बॉन्ड्स है, कार्बन कार्बन में भी बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन में भी बॉन्ड है। और इस इथेन में जितने भी बॉन्ड्स है वो सभी सिग्मा बॉन्ड्स है, कोवैलेंट बॉन्ड्स है, ऐसा हम कहेंगे। ये दोनों भी मॉलिक्यूल कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स है, ऐसा हम कहेंगे। ठीक है, इथेन और वाटर। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि व्हाई एन एटम कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। एटम कंबाइन होने के बाद मॉलिक्यूल क्यों बनाता है? उसका रीज़न है टू अटेन द स्टेबिलिटी। अब ये जो स्टेबिलिटी है ये किस तरीके से अटेन की जाती है, उसके दो रीजंस हैं। जब भी एटम्स कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने के बाद दे आर गोइंग टू डिक्रीज द एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम। तो उस सिस्टम का एनर्जी कंटेंट डिक्रीज हो जाता है एटम्स का कॉम्बिनेशन होने की वजह से, और इसीलिए यहाँ पर वो जो सिस्टम होती है वो मिनिमम एनर्जी का स्टेट एक्वायर कर लेती है। और आपको पता है कि मिनिमम एनर्जी का स्टेट मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी का स्टेट। तो इसीलिए एटम्स कंबाइन होकर जो स्टेबिलिटी अटेन करते हैं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द डिक्रीजिंग द एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम। और दूसरा रीज़न है बाय अटेनिंग ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, यानी ईच एंड एवरी एटम कंबाइन होने के बाद उसके सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, और इसी वजह से उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेट कंप्लीट होना। तो ईच एंड एवरी
atom of element try to achieve the electronic configuration like that of the noble gas element, and that's why the atoms are going to combine with each other, ऐसा हम कहेंगे। अब ये जो पर्टिकुलर एटम्स है वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसका एक एक्सेप्शन है नोबल गैसेस। ये जो नोबल गैसेस होते हैं वो कौन से होते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। सो दीज नोबल गैसेस, जिनको हम इनर्ट गैसेस ऐसा भी कह सकते हैं, ये केमिकली कंबाइन नहीं हो सकते हैं किसी दूसरे पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ या उन्हीं के एलिमेंट्स के साथ, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, उनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है। तो इसीलिए नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस नाइदर केमिकली कंबाइन विथ एनी अदर एलिमेंट नॉर अमंग देमसेल्व्स ड्यू टू स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, तो इसीलिए वो वहाँ पर कंबाइन नहीं होती। तो जब भी कोई पर्टिकुलर केमिकल बॉन्ड बनता है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू अट्रैक्टिव फोर्स इज मोर देन द न्यू रिपल्सिव फोर्स। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, टू एटम्स अप्रोच ईच अदर एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। तो जब भी दो एटम्स एक साथ अप्रोच होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेटली डिक्रीज होने वाला है। और एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पर हम कह सकते हैं कि नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंसेस द फोर्स ऑफ रिपल्शन। द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल गोइंग टू बैलेंस द फोर्स ऑफ रिपल्शन, और एट दैट टाइम ऐसा हम कह सकते हैं कि सिस्टम एक्वायर्स अ मिनिमम एनर्जी। तो सिस्टम ने मिनिमम एनर्जी एक्वायर कर ली है। तो जैसे कि आपको पता है कि एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एटम्स। जब भी दो हाइड्रोजन एटम एक साथ कंबाइन होते हैं तब एनर्जी रिलीज होती है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम्स। तो आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम ही अनस्टेबल होते हैं और इसीलिए वो कंबाइन होकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं, और इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन होते हैं उनको वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ऐसा हम कहेंगे। जनरली जब भी H2 मॉलिक्यूल बनता है तब एनर्जी कितनी रिलीज होती है? तो एनर्जी रिलीज होती है 43,508 जूल, इतना एनर्जी वहाँ पर रिलीज होता है, ऐसा हम कहेंगे। तो यहाँ पर जो एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम डिक्रीज होता है, ये यहाँ पर बताया गया है। एक्स एक्सिस पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है और वाई एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पिकोमीटर में हमने लिया है और पोटेंशियल एनर्जी किलोजूल पर मोल में हमने ली है। अब ये जो दो हाइड्रोजन एटम्स है, ये दो हाइड्रोजन एटम एक साथ कंबाइन होने जा रहे हैं, और ये जो पर्टिकुलर लाइन है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आपको ज़ीरो नज़र आ रही है, ठीक है। अब जब भी अब देखिए ये दो एटम जब कंबाइन होंगे तब ये पोटेंशियल एनर्जी जो वो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, है ना। और डिक्रीज होने के बाद यहाँ पर ये मैक्सिमम ओवरलैप हो गया, ये यहाँ पर मैक्सिमम ओवरलैप हो गया और यहाँ पर मॉलिक्यूल बन जाएगा, ऐसा हम कहेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर सिस्टम की डिक्रीज हुई है, और यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर दो हाइड्रोजन एक साथ आए हैं उनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितना होता है? 74 पिकोमीटर होता है। तो इस तरीके से ये मॉलिक्यूल यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर 436 किलोजूल पर मोल इतना एनर्जी रिलीज होगा। तो इस तरीके से ये पोटेंशियल एनर्जी के ज़रिए हम यहाँ पर बता सकते हैं। और ऊपर वाला जो ग्राफ है यहाँ पर हम कहेंगे कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी वो इंक्रीज़ हो रही है। तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होगी तब वहाँ पर दो हाइड्रोजन एक साथ कंबाइन नहीं हो सकते। तो इसका मतलब दोनों हाइड्रोजन को कंबाइन होने के लिए पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज होना बेहद ही ज़रूरी है। अब यहाँ पर कुछ MCQs लेते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ डैश डैश टाइप ऑफ एलिमेंट्स। पहला ऑप्शन है सेम, दूसरा ऑप्शन है डिफरेंट, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, फोर्थ ऑप्शन है आइदर ए और बी। तो सही जवाब है बोथ ए एंड बी। सो मैटर इज मेड अप ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, ऐसा हम कहेंगे। व्हाट इज एन एटम? एटम का मतलब क्या होता है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर, बेसिक यूनिट ऑफ मैटर, अननोन पार्ट ऑफ द मैटर या infinite part of the matter. So it is the basic unit of matter. So atom is the basic unit of matter. How an atom combine to form a molecule? Atom किस तरीके से कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं? By increasing energy, by decreasing energy, either increasing or decreasing energy, और fourth है we cannot say. तो सही आंसर है by decreasing energy. तो जब भी एटम कंबाइन
होने के बाद मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो उस सिस्टम का एनर्जी जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल कौन नहीं बनाता? हैलोजन, चैल्कोन्स, अल्कली मेटल्स या नोबल गैसेस? तो सही जवाब है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस विल नॉट गोइंग टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हम और कुछ केमिकल बॉन्डिंग के बारे में जानकारी लेंगे। वाई नोबल गैसेस आर इनर्ट इन नेचर? नोबल गैसेस इनर्ट क्यों है? अभी मैंने आपको बोला था कि नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में आइदर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हीलियम अगर आप कंसीडर करोगे तो हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में एक ही शेल है, और इसलिए हीलियम का जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उसका मतलब उसको स्टेबिलिटी आ गई, उसका डुएट कंप्लीट हो गया। और बाकी के जो नोबल गैस एलिमेंट्स है जैसे कि नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखिए यहाँ पर नोबल गैस एलिमेंट्स और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया गया है, और हर एक एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई देंगे। और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसका क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल है, और इसीलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वो बॉन्ड फॉर्मेशन में सहभाग नहीं ले सकते। अब ये जो पर्टिकुलर नोबल गैस एलिमेंट्स होते हैं, दे आर गोइंग टू पजेस लेस एनर्जी। वाई मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल दैन द इंडिविजुअल एटम्स? मॉलिक्यूल्स क्यों स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल एटम्स? तो उसका रीज़न क्या है? बिकॉज दे पजेसेस लेस एनर्जी। हाउ डू एटम्स कंबाइन? एटम्स कंबाइन टुगेदर इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर रिस्पेक्टिव ऑक्टेट एंड सो एज टू एक्वायर अ स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो एटम कंबाइन होने के बाद वो खुद का ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, और उसकी वजह से उनको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है, और इसीलिए ईच एंड एवरी एटम ट्राई टू अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक दैट ऑफ इनर्ट गैस, एंड इसलिए एटम्स जो है वो क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। वाई डू सर्टन एटम्स कंबाइन वाइल सर्टन अदर एटम्स डू नॉट? सर्टन एटम्स ही कंबाइन क्यों होते हैं, बाकी के कोई सर्टन एटम्स कंबाइन क्यों नहीं होते? वाई डू एटम्स पजेस ओनली सर्टन कॉम्बिनेशन? सर्टन कॉम्बिनेशन एटम्स का क्यों पाया जाता है? वाई डू मॉलिक्यूल पजेस डिफिनाइट शेप? मॉलिक्यूल को डिफिनाइट शेप क्यों आता है? तो ये जो अलग अलग क्वेश्चंस है इसके आंसर्स हमें ढूंढने हैं इस चैप्टर में। तो जैसे जैसे टाइम टू टाइम हम आगे जाएंगे वैसे वैसे इस क्वेश्चंस के जवाब हम आगे इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक MCQ लेंगे हम। नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन द नोबल गैसेस इज 2, 8, 18, आइदर 2 और 8। तो सही आंसर है आइदर 2 और 8। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और बाकी नोबल गैस एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड एनर्जी कंटेंट इंक्रीजेस, एनर्जी कंटेंट रिमेन्स सेम, एनर्जी कंटेंट डिक्रीजेस, या एनर्जी चेंज कैन नॉट बी नोन? तो सही आंसर है एनर्जी कंटेंट डिक्रीजेस। तो याद रखो बेटा, जब भी केमिकल बॉन्ड बनता है तब एनर्जी कंटेंट जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो आज के डिस्कशन में हम यहाँ पर रुकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।